कैंप के बाद पहली बार मिले मेरे नौजवान साथियों। जब हम कैंप में मिले थे, हम सबके सर के ऊपर एक बोझ था, काम बखूबी करने का, रिजल्ट लाने का, कैंप को सक्सेसफुली पूरा करने का। लेकिन इस वक्त हम मिल रहे हैं तो थोड़ा रिलैक्स्ड माहौल में मिल रहे हैं। यहाँ से घर जाना है, आराम से अपना कामकाज करना है। देयर इज नो टेंशन कि कोई बहुत बड़ी कठिन कार्रवाई शुरू हो रही है। ऐसा एनसीसी का जो माहौल है उसमें आप लोग ट्रेनिंग में जाओगे, ये भी पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग रूटीन। जूनियर अफसर्स के तौर पर आपने कैंप पे काम किया, इसका मतलब यही है कि या तो आप एनसीसी के अभी कैडेट्स हो जो कि अफसर नहीं बने हो, या फिर आप आन के एक्स कैडेट्स हो जिन्होंने की 4-5 साल की तालीम, 5 साल की तालीम खत्म कर दी है। नया रूटीन आया है जिसके बारे में हम इनसे बात करेंगे इसके बाद। लेकिन दोनों में से एक पॉसिबिलिटीज है। अगर आप एनसीसी के कैडेट्स हो तो अभी आपको वो अनुभूति नहीं हुई है जो एनसीसी के आखिरी दिन सभी को होती है। जो यूनिफॉर्म आप सब पहनते हो खाकी, जब आप एनसीसी की ट्रेनिंग लेते हो, तो मैंने भी कैडेट का यूनिफॉर्म पहना था और एक कैडेट से लेकर के सीनियर अफसर तक की पूरी जिम्मेवारियों को वहन करने के बाद, सी सर्टिफिकेट देने के बाद, सी सर्टिफिकेट के बाद जो फॉलिंग होता है वो खत्म हो जाने पर एक अनुभूति जरूर से होती है हर कैडेट को कि जो यूनिफॉर्म हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था, उससे हमारा नाता टूट रहा। जैसे कर्नल ने अपने शरीर के ऊपर से कवच और कुंडल उतार दिए थे, वैसे ही ये हम कोई घर जाकर के अपना शर्ट नहीं हैंगर के ऊपर लगाएंगे आखिरी बार। जैसे ये हमारे शरीर का कोई हिस्सा है जो हमसे छीना जाएगा। एंड वी विल नेवर पुट ऑन दैट यूनिफॉर्म अगेन इन आवर लाइव्स। आजकल ऐसी फैशन नहीं रही है। आजकल जो एनसीसी के कैंप्स होते हैं वो भी एक्स-कैडेट्स की बड़ी लंगर लगी रहती है, उसमें बहुत लोग जाते हैं। हालांकि बड़ौदा से राजपीपला जाने के कारण अब वो फैशन धीरे धीरे कम हो रहा है। राजपीपला थोड़ा दूर पड़ता है, बड़ौदा स्टेशन भी नजदीक था, शहर भी बड़ा था, एक्स-कैडेट्स ज्यादा संख्या में जाते। लेकिन वो अनुभूति होती है हर कैडेट को, और आपको भी होगी जब आप यूनिफॉर्म को आखिरी बार गुड बाय कहो। उस वक्त दिल में एक ख्याल आया था कि क्यों न जो तालीम हम सब ने ली है, जो ये दोस्त साथी कंधे से कंधा मिला करके, कदमों से कदम मिला करके जो चले थे, जिन्होंने एक साथ पसीना बहाया था, जो एक साथ हंसे थे, जो एक साथ तकलीफें सहन करते थे, ऐसे लोग क्यों न सब इकट्ठे होकर के एक ऑर्गेनाइज्ड एक्स कैडेट्स यूनियन बनाए। जब ये ख्याल एज ए कैडेट आया था, पिछली सदी चल रही थी और वह उस वक्त खाना क्या है शाम को अपनी कमाई से, बाप की कमाई से तो खाया जा सकता है, लेकिन अपनी कमाई से कैसे खाना है वो समस्या इतनी गंभीर होती जा रही थी कि बाकी का कुछ सोचने का विचार नहीं होता था। एनसीसी का अफसर बनने के बाद फिर से ये विचार आया कि अब तो मेरी जिम्मेवारी है, अब तो अफसर बनने के बाद तो मैं कैडेट्स को इकट्ठा कर सकता हूं। लेकिन जिस यूनिट का मैंने चार्ज लिया था, उस यूनिट के जो अफसर थे वो आगे रिटायर हो चुके थे। और मैं बड़े जोश में नौजवान अफसर, उस वक्त बात कर रहा हूँ 25 साल पहले की, गया एनसीसी यूनिट पर यूनिफॉर्म लगा करके। डायरेक्ट कमीशन था तो सीधा ही उस जमाने में तो सिंगल स्टार रैंक हुआ करती थी, सेकंड लेफ्टिनेंट की मिल जाती थी।
उसके बाद लेफ्टिनेंट के लिए कोर्स में जाना पड़ता था, लेकिन मैं पहुंच गया बटालियन की जो अपनी 8वीं मंजिल पे है बहुमानी। उसलिए साहब ने कहा अच्छा आइए बैठिए बोलिए क्या काम है, कहाँ से आए हो, खोलवाड़ कॉलेज, पता नहीं है जैसे हमको बुलाया यार एक कौन सी कॉलेज बता रहे, ऐसी भी कोई कॉलेज है क्या, इसमें तो चलता है क्या, एनसीसी का तपास करो ये पूछो। मुझे पता चल गया कि मैंने जो यूनिट इनहेरिट किया है उससे पहले दिन में अगर कोई एक्सकेडेट्स ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करूंगा तो ये मेरा पागलपन होगा। इसलिए कुछ एक बैचेस कैडेट्स के पसार हो जाए, सी सर्टिफिकेट पास होकर के निकल जाए, उसके बाद ये कोशिश करना लाजमी हो। और मैंने उस वक्त रोड मैप तय किया था, इट वॉज 1994-95 व्हेन आई पुट ऑन अगेन 85-86 का बैच का कैडेट, 94-95 में यूनिफॉर्म पुट ऑन करना मैंने तय किया था रोड मैप की। 2005 को हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करेंगे, 10 साल तक कैडेट्स निकलेंगे, 10 साल की जो तपश्चर्या होगी उसको इकट्ठा करके सब लोग मिलेंगे। लेकिन एक और रास्ता भी था, सीनियर अफसर अगर साथ दे तो हो सकता है एनसीसी का एक्स-कैडेट्स ऑर्गेनाइजेशन जल्दी बन जाए। इसलिए मैं दर दर भटका, बड़े बड़े सीनियरों से मिला जो कि उस जमाने में बड़े नामी थे। बम्बई जाकर के मेरी आंटी जी कर्नल नीला पंडित को भी मिला, ये पॉसिबल ही नहीं है। एनसीसी का एक्स-कैडेट्स ऑर्गेनाइजेशन आज से पहले बना है, नहीं ये चल पाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं लगता है। फंड्स कहाँ से आएंगे, काम कैसे होगा, वॉलंटियर्स कहाँ से आएंगे, कोई नमकीन की दुकान पर बैठा भैया बेच रहा होगा, कोई वकील साहब बन गया होगा, कोई टीचर बन गया होगा, कोई प्रोफेसरी कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई साबुन बनाने की फैक्ट्री लगा के बैठा होगा, कोई प्रिंटिंग लाइन में बैठा होगा, कैसे करोगे? एवरीबडी थॉट इट इज इम्पॉसिबल। इसलिए फिर शॉर्टकट तो पॉसिबल हुआ नहीं। 1995 में लॉन्ग कट की राह देखते बैठे। एक दिन when my brother joined the armed forces and he came back on leave, वापस आया छुट्टी पे, वो भी कैडेट था, एमटीवी वाले लोग बैठे हैं, एमटीवी का कैडेट था, मेरा भी कैडेट बीओसी एग्जाम में तो रहा, इवन टीएससी वगैरह ट्रेनिंग में भी। जब छुट्टी पे वापस आया उस वक्त टीवी पर एक कार्यक्रम चल रहा था। टीवी पर जो कार्यक्रम चल रहा था वो कुछ ऐसा था, हम दोनों बैठ के चाय पीते देख रहे थे। वो बंदा बोल रहा था, कोई पश्चिमी विद्वान था बहुत बड़ा, तो बोल रहा था कि दुनिया में सभी मल्टी एथनिक सोसाइटीज खत्म हो गई हैं। रशिया टूट चुका है, उसके देश बन गए किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, लटीनिया, एस्टोनिया, बेलारूस, यूक्रेन, बहुत खंड खंड में बिखर गया। यूगोस्लाविया बिखर चुका है, बोस्निया, हर्जेगोविना, और बहुत से देश बन गए हैं। एक जमाने का इंडोनेशिया और ईस्ट तिमोर, ये वो आइलैंड्स में बढ़ चुका है, वो भी टूट चुका है। अब कोई मल्टी एथनिक जगह टिक ही नहीं पाएगी। मैं आराम से सुनता बैठता था। जो नए फौजी होते हैं वो सबसे ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, ऐसे सुन कैसे सकते हो, ये बंद कर देना चाहिए। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि एजुकेशन is the ability to listen to any nonsense without getting excited or losing self-respect, और वो चीज यूनिफॉर्म ने सिखाई। फोन किया कुछ एक लोगों को, 12-15 लोग दोस्तों को जो एक्स कैडेट्स तब तक हो चुके थे, उन लोगों को फोन किया, चाय पीते हैं, शाम को आ जाओ। अलग अलग पीढ़ी के, कोई 1995 में कैडेट था, तो कोई 2002 में कैडेट था, ऐसे 7-8 पीढ़ी के लोग इकट्ठे हुए। कुछ एक सीनियर्स जो 17-80 साल के थे, ऑफिसर्स नहीं भी थे लेकिन एनसीसी से जुड़े हुए थे।
6-7 एनसीसी ऑफिसर्स तो हमारी कॉलेज में ही थे, क्योंकि मेरे से आगे रिटायर होने वाले, अलग अलग कॉलेजों से रिटायर होने वाले ये सब ऑफिसर्स थे, वो भी, इनको भी बुलाया, सभी ने बैठ करके। और उसके पहले हम सिर्फ 10, 12, 15 लोगों ने एक रूम में बैठ करके चर्चा विचारणा की कि हम इकट्ठा होकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। एनसीसी के एक्स कैडेट्स एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो। जो 1985, 86, 87 उस समय से जो विचार यंत्र का बीज बोया था, उसका एक छोटा सा पौधा 2002 के अंदर उग पाया। लेकिन मेरे नौजवान दोस्तों, ये याद रहे, आप यूनिफॉर्म पहनते हो और जिस कपड़े का यूनिफॉर्म बनता है, नॉट नेसेसरी कि वो हमारे खेतों के अंदर जो कपास उगता है उससे उसका रेशा बनता है, या धरती के नीचे जो पेट्रोलियम है उसको निकाल करके उसमें से कोई केमिकल प्रोसेस करके उसका आर्टिफिशियल रेशा बनता है। ऐसा नहीं है, वो तो उसका फिजिकल रूप है। एक मुल्क अपनी नौजवानी में, अपने ताकतवर लोगों में, अपने भविष्य में जो श्रद्धा और विश्वास रखता है, उसका ये यूनिफॉर्म बुना जाता है, उसके ये ताने बाने बुने जाते हैं। और वो विश्वास हम सब में था। इस मुल्क ने कभी हम पर श्रद्धा रखी है, इस मुल्क ने हम सब पर विश्वास रखा है। उस विश्वास की लाज रखना, उसके लिए काम करना, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है, सो ड्यूटी। और जो हालात थे हिंदुस्तान के, कश्मीर हमेशा डोलड्रम में रहा, आज रहे, कल रहे, टूटे नहीं टूटे, मध्य भारत खत्म था, वहां से नक्सलाइट्स निकलते थे, अब धीरे धीरे करके सिमट रहे हैं, लेकिन वहां से तो बहुत बड़े इलाके पर उस वक्त उनका शासन चलता था। दी वर्ल्ड वॉज इन टेटर्स जब ये जंग सामने शुरू हुई, और एक कमजोर मुल्क, दुश्मन के दो लोग हैं, उसके सामने अक्षरधाम जैसे मंदिरों में हजारों की भीड़ होती थी, वो भी लाचार होती थी, भागती थी। दुश्मन जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे हमला करता था, कोई प्रतिकार करने की कोई ताकत समाज में नहीं थी। तो समाज का जो कमजोर बंदा है, उसको कैसे ये ताकत मिले कि वो प्रतिकार कर सके, वो सामना कर सके, और पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा होकर के सामना कर सके। उसमें जाति भेद न हो, भाषा भेद न हो, प्रदेश भेद न हो, धर्म भेद न हो, सभी धर्म के लोग तो पहली बार इकट्ठा हुए, उसमें भी 3-4 धर्म के लोग थे, उसमें भी हिंदुस्तान की हर अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले, नॉट नेसेसरीली एवरीबॉडी गुजराती स्पीकिंग। तो ऐसे लोग इकट्ठे हुए, और वहां जो कश्मकश करके जो भी सोच निचोड़ विचार पर निकला, वो ये था कि एक ऐसा संगठन किया जा सके कायम कि जिसमें लोग जुड़ते रहे, जिसके लिए काम करना नामुमकिन हो जाए, वो धीरे धीरे काम बंद कर दे, लेकिन उससे साइकोलॉजिकली जुड़ा रहे। लेकिन हर बार एक नौजवान पीढ़ी उठ करके आए और अपनी पीढ़ी की मशाल अपने हाथ में ले, सो दैट एक के बाद एक पीढ़ियां अपना कर्तव्य निभा सके और हिंदुस्तान की नौजवानी को वो ताकत दे सके कि वो दुनिया में प्रतिकार करके स्वाभिमान से जिंदा रह सके। और ये आन है, इसको समझने की जो हम सब लोग इकट्ठे हुए थे, वो भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स चीज है उसको समझ लेना बड़ा आसान होता है। बच्चा जब पैदा होता है, जो बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं है, तो उसको समझ लेना, समझ गया मैं ऐसा मान लेना, वो अलग बात है। लेकिन बच्चे को ठीक से तो माँ बाप भी नहीं पहचान पाते हैं। व्यक्ति अपने आप को स्वयं से नहीं पहचान पा रहा है। मुझे याद रहा है, एक आज के जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो एनसीसी के एक्स कैडेट हुआ करते थे। उनको एक बार ये कहा गया कि भाई आपको अगर लेक्चर देना है तो आपको आपका परिचय देना पड़ेगा कि आप कौन हो। तो उन्होंने पोस्ट कार्ड लिख करके भेजा था कि मैं ही ढूंढ रहा हूं खुद कि मैं कौन हूं, मेरा परिचय पाने की खुद ही कोशिश कर रहा हूं। वैसे ही संगठन आन क्या है वो समझने की खुद कोशिश कर रहा है।
हम लोग जो इसके साथ सबसे पहले चले थे, जिसमें से कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कई लोग हैं जो इमोशनली मौजूद हैं, वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब कैसे काम करते हैं, ये संगठन कैसे काम करता है। इसको किसी तर्क के आधार पर, किसी लॉजिक के आधार पर, तथ्यों के आधार पर समझ पाना नामुमकिन है। आप कहीं जाकर के किसी हिमाचल या अरुणाचल के कैंप में किसी को बयान करोगे कि हम एक्स कैडेट्स इकट्ठा होते हैं और 20,000 बच्चों को तालीम देते हैं और ये कैंप होता है उसका, और एनसीसी के कैंप से भी उसकी साइज बहुत बड़ी होती है, और ये इसका अंदर अपना एक रूटीन होता है कैंप का, उसको मिनट टू मिनट फॉलो किया जाता है। और जैसे कि पहला बच्चा खाने की थाली उठाता है और आखिरी बंदा खाता है, उसमें भी 1 ही घंटे का टाइम लगता है, और उसका लंगर भी एक ही। तो कोई मानेगा कहानी बता रहा है, ये कोई पता नहीं है जेब से कुछ निकाल करके हम लोगों को चूना खिलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ऐसा ही वो कहेगा, कोई मानेगा नहीं आपकी बात अगर आप कहोगे कि आप ये कर सकते हो। लेकिन 2002 में जो लोग चलना शुरू किए थे और आज वो मशाल आपके हाथ में भी है, ये एक अविरत यात्रा है, इट्स कंटिन्यूअस जर्नी। एक के बाद एक पीढ़ियां इससे जुड़ती गई है और ताकत बनती गई है। आज यहाँ पर सिर्फ जीवन उपस्थित है, हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में हेडक्वार्टर्स यहाँ पर उपस्थित है, या हमारे 100 ईयर्स खत्म हुए हैं उसकी बात करने के लिए नीरज सराय है, या हमारी वेबसाइट की बात करने के लिए दर्शक है, ये सब जो है वो अलग अलग रोल में यहाँ काम होने की वजह से आए हैं। बाकी जितनी आपकी तादाद है उससे 4 गुना तादाद बाकी की पीढ़ियों की वो आगे मिल चुकी है इस साल के लिए। आपके लिए जो कर्तव्य बोध है वो बिल्कुल साफ है, और मैंने जो पत्र आपको दिया है उसमें लिखा भी है कि इस मुल्क के लिए काम करने का कौन जिम्मा लेगा, हु विल वर्क फॉर द नेशन। क्या कोई अमेरिका से आएगा, जर्मनी से आएगा, फ्रांस से, इजराइल से, चाइना से, जापान से आएगा, या इस सब जमीन में पैदा किए जो बेटे बेटियां हैं, इस मिट्टी से पैदा हुए जो लोग हैं, यहां पर पैदा हुए लोगों की जो संतानें हैं हम और आप, उनकी वो जिम्मेवारी कि अगर हालात ठीक नहीं है तो बच्चों को तालीम देकर के ताकतवर बनाएं, आने वाले कल के हिंदुस्तान को सुदृढ़ और ताकतवर बनाएं, स्वाभिमान से जिंदा रह सके ऐसा एक मुल्क बनाए। किसकी जिम्मेवारी? वो आपकी और हमारी जिम्मेवारी है। वो मैं आपकी नौजवान पीढ़ी को यहाँ पर याद दिलाता हूँ। तकलीफें हैं, देयर विल बी प्रॉब्लम्स, लेकिन आपने उसको सॉल्व करना पड़ेगा। आपका कंसंट्रेशन तकलीफ पे नहीं, सॉल्यूशन पे रखिए, और आंख खुद एक सॉल्यूशन। हम सब इकट्ठे होकर के अलग अलग पीढ़ी के लोग अपना कर्तव्य निभाते हुए इस मुल्क के लिए काम करते हैं। दुश्मन तो ताक में बैठा है कि है लिए हथियार, दुश्मन ताक में बैठा इधर, और दिल में आग ले तैयार होते हम इधर। खून से खेलेंगे होली, कर वतन मुश्किल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं कातिल पे। अगर तुम्हारे बाजुओं की ताकत को इतिहास ललकार रहा, अगर सीमा को क्रॉस करके आकर के दुश्मन तुम्हारे घरों को जलाता है, तुम्हारे संसद भवन पर अटैक करता है, तुम्हारे मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर अटैक करता है, रेलवे स्टेशन पर गोलियां बरसाता है, सिविल अस्पतालों में ब्लास्ट करता है, सब्जी मंडियों में ब्लास्ट करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाए या पराजित हो जाए। हम काम कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को तैयार करने का काम कर सकते हैं। पीढ़ियां जब दुश्मन ताकतवर होता जा रहा है अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र पर, हिंदुस्तान की जो ताकत है उसके सामने कई देश इकट्ठा है, चाइना है, पाकिस्तान है, कई अलग अलग देश है, पूरा का पूरा हुजूम लगा हुआ है, और यहाँ पर लोग आते हैं, उनके सामने हम हेल्पलेस दिखते हैं। लेकिन वो आपकी और हमारी ताकत है, और आपके और हमारे द्वारा तैयार किए जाने वाले इंस्ट्रक्टर्स और उनके कैडेट्स की ताकत है जो कल के हिंदुस्तान को जिंदा रखेगी। याद रहे 9/11 में जितने प्लेन्स को जहां पर डाला गया था, कोई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, कोई पेंटागन पर, एक प्लेन था जो कि डेजर्ट में टूट गया, उसको डालना था व्हाइट हाउस के ऊपर। कल्पना कीजिए अगर वो प्लेन व्हाइट हाउस के ऊपर जाता और वहां पर प्रेसिडेंट और
वाइस प्रेसिडेंट वगैरह जो थे वो वहां होते और वो मारे जाते, दुनिया के इतिहास की रुख बदल जाती। लेकिन उस प्लेन के ऊपर एक बंदा था जो कि मिलिट्रीली ट्रेंड था, मरना तो उनको वैसे भी था, विमान खुद ही एक बम बन चुका था, मरना तो वैसे भी था, लेकिन वो विमान डेजर्ट में गिरे या व्हाइट हाउस पे गिरे ये सवाल था। और उस प्लेन को वापस कब्जे लेने की जो जंग हुई, अमेरिकन आर्मी की एक ही ट्रेन बंदे ने, जो कि सिर्फ एक कैडेट ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा रह चुका था, उसने अगुवाई की और उस प्लेन को वापस कब्जे किया। उसको चलाना तो आता नहीं था, ड्राइवरों की तो सभी की, जो पायलट्स थे उनकी तो सभी की गर्दनें काट चुके थे आतंकवादी। उस प्लेन पर एक भी बंदा नहीं था जो प्लेन चला सकता था, लेकिन प्लेन को वापस कंट्रोल में लेकर के उन्होंने उसको डेजर्ट में गिराया, उसको व्हाइट हाउस के ऊपर नहीं बम बन करके गिरने दिया और दुनिया के इतिहास की धारा बदल गई। वापस साधना करने के लिए कुछ लोग बच गए। हिंदुस्तान में भी आप जिसको तालीम देते हो, उनमें से कौन सा बच्चा आने वाले कल के इतिहास की धारा को बदल देगा, आप नहीं जानते हो। जब आप बीज बोते हो आपको पता नहीं है वृक्ष कैसा होगा, लेकिन ये बात जरूर याद रखिए कि आपका जो एफर्ट है वो कभी वेस्ट नहीं जाए। आप जब मैदान में जाकर के काम करोगे, आपको देख करके बच्चा कहेगा कि हाँ मैं ऐसे बनना चाहता हूं, आपको देख करके एक आदर्श, आपको देख करके एक चित्र खड़ा होगा उसके दिमाग में, क्या आई वुड आल्सो लाइक टू बी लाइक हिम और हर। ये जब आप मैदान में जाओगे और तालीम दोगे आने वाली पीढ़ी को, तो वो ताकतवर पीढ़ी खड़ी होगी जो आने वाले कल का इतिहास लिखेगी। आपके ही विद्यार्थियों में से आने वाले कल के कलाकार, चित्रकार, जनरल, साइंटिस्ट सब आएंगे, और आपका जो काम है वो बोलता रहेगा युगों तक। और आप जब बोले होकर के अपने बच्चों के बच्चों को अपनी गोद में बिठा करके खिलाओगे, और वो पूछ लेगा कि जब हिंदुस्तान अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था तो आप क्या कर रहे थे, तो आपको दाहिने बाएं नहीं देखना पड़ेगा। आप कह सकोगे कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आप कल का हिंदुस्तान, और आपके द्वारा ट्रेनिंग जो लेगा वो बच्चा आने वाले कल के बाद का हिंदुस्तान है। आज का हिंदुस्तान किसी तरह से जिंदा है, क्योंकि आज की पीढ़ी की ताकत जिंदा है। द स्वॉर्ड एंड द बैनर स्टिल इन स्ट्रॉन्ग हैंड्स। आपकी पीढ़ी के लिए जिम्मेवारी है कि आने वाली नस्लों को ताकत का संदेश दो। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में, अलग अलग स्कूल्स में जहां पर आपको परेड अलॉट करी जाएगी वहां पर जाओगे और वहां पर बच्चों को तालीम देकर के आपके जैसा ताकतवर, साहसी और इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश करोगे। मैं इस साल एनसीसी के 100 साल यूनिवर्सिटी कोर, आप पढ़ते हो बी और सी के पेपर में, 1917 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कोर, ऑक्सफोर्ड में सेंट में तकनीकी गई थी। ऑक्सफोर्ड में तो हम लोग, मैंने मैसेज भी भेजा था ऑक्सफोर्ड का जो अफसर है उसको, वो भी सेलिब्रेट कर रहा है वैसे अपने 100 ईयर्स। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सेलिब्रेट कर रही है। अमेरिका, करेक्शन, ब्रिटेन की तकरीबन आधा दर्जन यूनिवर्सिटियों में यूओटीसी स्क्वाड्स जो खड़े हुए थे उसकी शताब्दी मनाई जा रही है। कम नसीबी से 2017 का आधा साल बीत चुका है, आखिरी आधा साल शुरू हो चुका है, पर अभी तक हिंदुस्तान में उसको बनाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। ये आपका ही माध्यम है जिससे मैं कह सकता हूँ, हो सकता है एनसीसी भी बाद में इससे जुड़ जाए, लेकिन ये एक्स कैडेट्स ऑर्गेनाइजेशन का जो माध्यम है वो जरूर से उसके 100 साल मनाएगा। जब उसकी बारी आएगी तो ये लोग से बात भी करेंगे उसके ऊपर, और बाकी के भी जो लोग उससे जुड़े हुए हैं वो भी बात करेंगे। लेकिन दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमारा क्या पहचान है वो भी 100 साल की जो हमारी सेलिब्रेशन है उसके द्वारा हमको पता चल जाएगा कि 1917 में जो हमारे एक्स कैडेट्स थे, आज से 100 साल पहले, उन्होंने भी हिंदुस्तान के इतिहास की धारा बदल दी। वो जो पहला कैडेट, पहली यूनिट का, 1 बंगाल बटालियन का, स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता का, फर्स्ट कंपनी, अल्फा कंपनी, उसका फर्स्ट प्लाटून, उसका फर्स्ट कैडेट सुभाष, जो कि आजाद हिंद फौज का स्थापक सुभाष बोस बना, और हिंदुस्तान के इतिहास ने एक नई रुख ली।
हिंदुस्तान को फतेह करने के लिए, उसको आजाद करवाने के लिए पहली बार एक आर्म्ड प्रयत्न हुआ 1857 के बाद, और हिंदुस्तान को आखिर में आजादी मिली। वो सब भी उजागर होकर के आएगा जब हम 100 ईयर्स का सेलिब्रेशन करेंगे। दुनिया में कोई और करे न करे सेलिब्रेट, हम आज के एनसीसी के एक्स कैडेट्स जो यहाँ पर जिंदा हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि 2017 में जिंदा होने के कारण 1917 के एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी कोर एनसीसी के प्रोग्रामी संगठन की, जिसमें से एनसीसी पैदा हुई है, उस संगठन की स्वर्ण जयंती करेक्शन, उसकी जो शताब्दी है, उसको सेलिब्रेट करें ठीक तरीके से। मैं आप सबको नए साल के लिए बधाई देता हूँ। न्यू एजुकेशनल ईयर इज बिगिनिंग। मंजिलें और भी है, ताकत बख्शिश में नहीं मिलती है, उसको मेहनत से अर्जित करना पड़ता है, और आप सब मेहनत करोगे और आन जो है ताकतवर होता जाएगा। और आन क्या है, उस पहली का जवाब भी हम सभी इकट्ठे होकर के ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आन भी हिंदुस्तान की तरह है, उसको बाहर से समझा नहीं जा सकता। इट कैनॉट बी अंडरस्टूड फ्रॉम द आउटसाइड, इट कैनॉट बी अंडरस्टूड थ्रू लॉजिक। तर्क या विचारों के आधार पर कोई चीज समझी ना जा सके, ऐसी चीजें हिंदुस्तान में होती है। हिंदुस्तान खुद भी एक ऐसी फिनोमेनन है। और आज आन का अगर मुझे जितना भी परिचय है, वो अगर आपको मैं 2 शब्दों में देना चाहूं तो मैं सिर्फ ये बता सकता हूं आपको कि आन एक अविरत पौरुष यत्न है, एक अविरत पुरुषार्थ है। प्रतिज्ञा में भी आप कहते हो कि अविरत पुरुषार्थ करूंगा, वो अविरत पुरुषार्थ है। और अगर 2 पंक्तियों में उसका जो अर्थ है वो निकालने की अगर मैं कोशिश करूं कि आन क्या है, तो मैं यही 2 पंक्तियां कह सकता हूं कि मौत और जिंदगी दोनों हैरान हैं, वक्त को मोड़ दे हम वो तूफान है। आन के उस तूफान में आप सबका स्वागत करते हुए मैं मेरी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।